Hello everyone, I am Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 12th physics, that is ray optics. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। पिछली क्लास में मैंने रिफ्रैक्शन की ही ली थी, आज मुझे उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। मैंने पिछली क्लास में जितनी बातें बताई थी उसको मैं छोटा सा एक बार यहाँ पे रिवीजन करा देती हूँ और फिर मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मेनली आज की क्लास में बताऊंगी और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आइए सबसे पहले रिवीजन में मैंने मैंने आपको क्या बताया था। पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो बताना मुझे सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू हुआ था कि भाई रिफ्रैक्शन हमने डिस्कस किया था। क्या होता है रिफ्रैक्शन? लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट बेंडिंग शो करती है। वहां पर लाइट जो है अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाती है और जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो डेविएट कर जाती है अपने पाथ से। इस बेंडिंग फेनोमेनन को ही हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि किसी भी सरफेस को अगर आप देखोगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन या सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, दोनों ही फेनोमेनन एक साथ होंगी। कम या ज्यादा हो सकती है पर होंगी जरूर एक साथ। बात समझ में आई है? जैसे पीछे आप देखते थे ग्लास को, आप क्या करते थे, पीछे से पेंट कर देते थे तो वो मिरर बन जाया करता था, और वहां पर पेंट करने से रिफ्रैक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, सिर्फ कम होगा, बहुत 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 कम कर दिया जाएगा, मेनली रिफ्लेक्शन होगा लेकिन रिफ्रैक्शन होगा जरूर। सही बात है क्या? ओके चलो। अब अगर इस बेंडिंग की बात करें तो आपने देखा था कि बेंडिंग जो था वो दो तरह का पैटर्न वहां पर देखते थे हम लोग। यहाँ पर हम लोग जो इस पैटर्न को देखते थे वो नॉर्मल के रेफरेंस में देखा करते थे। आपने देखा था कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती थी तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल होकर के जाती थी, और वही लाइट जब डेंसर से रेयर में आया करती थी तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर के जाया करती थी। ये जो बेंडिंग है ये डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह के मीडियम से किस तरह के मीडियम में इंटर कर रही है। अगर बात करें डेंसर मीडियम की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग डेंसर मीडियम कह लेंगे, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो उसको हम लोग रेयर मीडियम कह लेंगे। और उस केस में अगर डेंसर से रेयर लाइट आ रही है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्लियर है क्या? वही लाइट अगर रेयर मीडियम से चली है तो फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आ रही है मतलब डेंसर मीडियम में आ रही है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। समझ में आ रहा है ये बात? चलो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने ये भी समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली टेल्स अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी, ये बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने का एक तरीका होता है। अब मैंने ये भी एक आपसे इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट चीजें होती हैं, इनको एक साथ नहीं देखना है। ऐसी बहुत सारी दुनिया में मटेरियल है, मीडियम है, जो बाई मास वजन में ज्यादा होती हैं, मास डेंसिटी उनका ज्यादा होता है, वो हेवियर होती हैं वजन में, लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो उनका ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम होता है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी को एक और तरीके से हमने डिफरेंशिएट आउट किया था। मैंने आपसे कहा था कि मास डेंसिटी सिंपली टेल्स अबाउट द हाउ मच मास इनक्लोज इनसाइड अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम के भीतर कितना मास इनक्लोज्ड है, बंद है, इस चीज से आप बता सकते हैं कि उसका मास डेंसिटी क्या होगा। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर बात करें तो ये आपको बताता है कि भाई जब लाइट किसी मीडियम के अक्रॉस ट्रेवल करती है, जब किसी मीडियम से पास करती है तो कितना ज्यादा स्लो या कितना ज्यादा फास्ट कर दी जाती है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। अब इसको अगर थोड़ा सा आप, चूंकि मैं आपको दिखाऊंगी रिलेशन आगे चल करके कि जितना मीडियम रेयरर होगा, ठीक है, तो लाइट उसमें उतना तेजी से भागती है, उसका स्पीड ज्यादा होता है। समझ रहे हो? और अगर लाइट का, अगर हम बात करें यहाँ पर किसी डेंसर मीडियम के अंदर, तो डेंसर मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड जो होता है वो काफी स्लो हो जाता है, लाइट बहुत स्लो कर दी जाती है। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग वैक्यूम से कंपैरिजन कर रहे हैं, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वैक्यूम जो है रेयरर मीडियम होता है, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट उसका एग्जिस्ट नहीं करता। वन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लेते हैं हम लोग और उससे ही कंपेयर किया जाता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हम लोग वैक्यूम से कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसी भी मीडियम में अगर लाइट को पास कराओगे तो उससे कम ही स्पीड होगा उस मीडियम के अंदर, वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड का होगा लाइट। और अगर तुम किसी और मीडियम की बात करते हो तो मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड कम होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्लो और फास्ट कहने के बजाय सिर्फ स्लो कह लेते हैं कि लाइट को कितना स्लो कर दिया जाता है किसी मीडियम के अंदर अगर वो वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मीडियम के थ्रू पास करती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? चलो, अब सारा टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास, और आज की क्लास में मुझे आपको डिस्कस करना है सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बात करें, आ जाओ देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, चलो ध्यान से सुनना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हैं आपके, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, अब रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन के दो लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। चलो, पहला जो लॉ होता है यहां पर, ये होता है फॉर एनी टू
पर्टिकुलर मीडिया, मुझे इसका पहले लैंग्वेज लिख लेने दो, फिर मैं तुमको समझाती हूँ कि क्या चीज है, ठीक है। मीडिया क्यों यूज कर रहे हैं, मीडियम का प्लूरल टर्म है, बहुवचन है, ठीक है, तो मीडिया लिख रहे हैं। फॉर एनी टू पर्टिकुलर मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, बेसिकली देखना, पहला लॉ कह रहा है कि आपको रेशियो लिखना है। क्या लिखना है, किसी भी दो मीडियम के लिए रेशियो लिखना है। ऐसे मान लो ये आपका कोई सरफेस हो गया और इस पर डाल लो ये नॉर्मल, ठीक है। इतनी बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुमको ये बात याद हो जाएगा कि लाइट जो है डेंसर से रेयर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ठीक है। और जब उसकी वाइस वर्सा चलेगी तो कैसे होगा, ये बात याद हो जाएगी तुमको, तो इसलिए ध्यान से सुनते चलना, चीजें धीरे धीरे करके याद होती चली जाएंगी। ये कोई आपका सरफेस है, ठीक है। और अगर मैं सरफेस की बात करूं तो मान लो कि ये आपका जो है वो एयर है, ठीक है। ये जो सरफेस है इसके ऊपर, मतलब इस सरफेस नहीं, बाउंड्री बोल लो ज्यादा बेटर होगा, बाउंड्री के ऊपर जो है वो एयर है, और जो नीचे है इसको आप कुछ भी ले सकते हो, ग्लास, वाटर ले लेती हूँ, ग्लास बहुत ले लिया है, ठीक है, वाटर है, सही है, तो ये वाटर है, समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि जो बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट करती है उसको इंटरफेस बुलाया जाता है, ठीक है। और नाम लेने का तरीका जो है वो समझ लो जरा, लाइट जहां से जहां जाएगी उस ऑर्डर में इंटरफेस का नाम लिखा जाएगा। बात समझे क्या बोला मैंने, जैसे मान लो यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, अगर यहां पर बात करें तो मान लो लाइट तुम्हारी जो है वो एयर से आई है, ठीक है। लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, और एयर से आकर के लाइट जो है वो, इसको थोड़ा सीधा करने दो पहले मुझे, ये आपकी लाइट जो है वो एयर से आ रही है, और लाइट को कैसे निकल जाना चाहिए था भाई, कायदे से ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट ये ऐसे तो नहीं गई, और ऐसे नहीं गई तो फिर ये कैसे चली गई, तो ये चली गई कुछ ऐसे, ये कुछ चली गई ऐसे, सही है क्या। और ये बात अब तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, मैंने पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज भी लिखी थी कि एयर सबसे रेयर मीडियम होता है ना। तो अगर यहां पर बात करें एयर और वाटर का, तो एयर का मुझे पता है कि ये जो है ये रेयर मीडियम है, ठीक है। इसका म्यू का वैल्यू जो होता है वो 1 लिखना होता है अपने को, ठीक है, म्यू ए इक्वल टू 1, ये ए का मतलब एयर से है, ठीक है। और यहीं पर इसकी बात करें तो ये आपका डेंसर मीडियम है, और अगर तुमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है तो टू गुड, नहीं याद है तो कम से कम डेंसर तो पता है ही, है ना। और मैं लिख देती हूँ ऐसे, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1.33 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ठीक है। तो देख सकते हो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वाटर का वो ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब तुमको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, और ये नॉर्मल है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो देख सकते हो ये आपका लाइट जो है वो नॉर्मल के करीब होकर के गई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होकर के गई है। अब मुझे बताओ इंटरफेस का नाम क्या लिखना चाहिए, मुझे नाम लिखना सीख लो इंटरफेस का, क्वेश्चन में बड़ा इसका यूज होता है, मतलब क्वेश्चन को समझने में काफी हेल्प मिलता है, ठीक है। तो चलो इसका नाम लिखना है, लाइट एयर से वाटर में गई है तो मैं इसका नाम लिखूंगी एयर वाटर इंटरफेस, सही है क्या, एयर वाटर इंटरफेस। कोई दिक्कत, अगर यही लाइट वाटर से एयर में गई होती तो क्या लिख लेते, वाटर एयर इंटरफेस लिख लेते, सही है क्या। तो जिस ऑर्डर में लाइट चलती है उसी ऑर्डर में इंटरफेस का नाम लिख लेते। तो आई होप तुमको इंटरफेस का नाम लिखने आ गया होगा, सही है। चलो आ जाओ, थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख दो बराबर पे, एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जरा सा यहाँ पर पहले लॉ की, फर्स्ट लॉ है ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपको रेशियो लिखना है ना, किसी भी दो पर्टिकुलर मीडिया के लिए, मतलब दो मीडियम हमने ले लिया है, और कोई भी दो मीडियम जो हमने लिया है उसमें हमको रेशियो लिखना है, किस चीज का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये आपका लाइट है और ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया है, ठीक है, तो ये यहां पर बना रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट एंगल।
और लाइट यहां से देखो रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्टेड रे है ये, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, पीछे मैंने आर डैश लिया था क्योंकि वहां पे एक आर ऑलरेडी एंगल था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब रिफ्लेक्शन देखना नहीं है, सिर्फ रिफ्रैक्शन का बात करना है, तो उसको आर ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखना फिर से क्या कह रहा है कि आपको रेशियो लिखना है किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, मतलब आपको साइन फंक्शन लिखना है आई का, तो साइन आई लिख लिया, किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, मतलब साइन आर लिख लो आप, है ना। तो साइन आई बाई में साइन आर का वैल्यू आपको लिखना है, रेशियो लिखना है, और वो कितना होता है भाई, तो कांस्टेंट होता है। तो एक्चुअली वो कितना होता है समझना जरा, वो होता है म्यू के बराबर। किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। समझाती हूँ क्या चीज है, पहले सुन लो। ये होता है म्यू के बराबर, ठीक है। और तुमको पता है कि जो म्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसी मीडियम के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। जब तक तुम मीडियम चेंज नहीं कर देते हो तब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज भी नहीं होगी। तो दैट्स वाई ये म्यू की वैल्यू को कांस्टेंट कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनता है, ठीक है। इस फर्स्ट लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो आओ जरा स्नेल्स लॉ इस फोटो में कैसे लगाना है इसको मैं सिखा देती हूँ तुमको। ये स्नेल्स लॉ का इक्वेशन है, स्नेल्स लॉ का इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ लिख दो, इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलो अब तुमको मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लिखना सिखाती हूँ और देखना लास्ट में यही चीज आ जाएगा, सही है। चलो लिखते हैं। क्या तरीका होता है स्नेल्स लॉ लिखने का, आपको क्या करना है, यहां जिस मीडियम में, ठीक है, लाइट इंसिडेंट की है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कितना है, म्यू ए है, तो लिख लेते हैं म्यू ए, ठीक है। और प्रोडक्ट लिखना है एक्चुअली किस किस चीज का, तो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, और साथ में वहां पर जो एंगल है, उस जो रे है आपका, जो यहाँ पर लाइट रे क्रॉस किया है वो इंसिडेंट रे है, और इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करेगा, तो इसका साइन फंक्शन लिख लेना है। तो मैं लिख लेती हूँ म्यू ए साइन आई, कोई दिक्कत क्या, म्यू ए साइन आई इक्वल टू, अब यही चीज आपको जो नेक्स्ट मीडियम है उसके अंदर भी करना है, सेम काम। तो सबसे पहले इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कितना होगा, म्यू डब्ल्यू, है ना। और फिर इसका भी यहां पर भी जो एंगल बन रहा है उसका साइन फंक्शन लिख लेना है, तो मतलब साइन आर, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है तो उसका साइन फंक्शन लिख लिए, तो साइन आर। कोई दिक्कत है क्या, तो ये लो आपका इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन आ गया, म्यू ए साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू साइन आर, ठीक है, म्यू डब्ल्यू साइन आर, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू ए साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू साइन आर, ये आपका इक्वेशन आ गया स्नेल्स लॉ से। अब इसको कैसे इसके बराबर करेंगे बताते हैं, देखना। सबसे पहले यहां पर म्यू डब्ल्यू का वैल्यू जो मैंने पीछे हटा दिया वो लिख देती हूँ 1.33 है, ठीक है। देखना कैसे करोगे भाई, बताओ जरा। म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू साइन आर, साइन आई को इधर ही छोड़ दो, साइन आर को इधर ले आओ, तो क्या लिख लोगे, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू, अब देखना ये वाली वैल्यूज को तुमने इधर लेके आए हो और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो क्या लिखोगे, म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए, सही है। अब तुम बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो अल्टीमेटली, और मान लो मैं यहां पर मान लेती हूँ कि म्यू डब्ल्यू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, चूंकि यहाँ पर पता है तुमको कि वाटर है, मान लो नहीं पता होता, कोई मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते, समझ रहे हो बात को, तो वैल्यू कितना हो जाता, ये वाली वैल्यू म्यू मान ली गई है, ये वाली वैल्यू 1 होती है, एयर का तो फिक्स होता है, ठीक है, एयर का तुमको पता है तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। तो वैल्यू अल्टीमेटली कैसा दिखने लगता, म्यू दिखने लगता, समझ में आ रहा है। तो यहां पर चूंकि दो पर्टिकुलर मीडियम में एक मीडियम मैंने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि एयर है, इसीलिए यहां पर नीचे में आपको 1 नहीं नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी स्नेल्स लॉ में तुमको और भी कुछ अरेंजमेंट्स बनाऊंगी एंड देन फिर तुमको वहां भी लिखना सिखाऊंगी, है ना। लेकिन आई थिंक यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई है। तुम यहाँ पर एक टर्म भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर तुम इसको इक्वल टू करके कांस्टेंट भी लिख सकते हो, समझ गए हो, है ना, कांस्टेंट लिख सकते हो, समझ गए बात को। और मैं एक उसको थोड़ा और अगर अरेंज कर दूं तो ध्यान से देखना, ये एक्चुअली हो गया म्यू मीडियम अपॉन में म्यू एयर, सही है क्या। कोई भी मीडियम जो भी तुम लिए होगे और दूसरा एक मीडियम हमने फिक्स कर दिया है, दैट इज म्यू ए, है ना, इसको एयर है ये, इसलिए मैंने इसको म्यू ए लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको तुम म्यू भी लिख सकते हो, इसको और अरेंज कर दो थोड़ा, इसको और अरेंज कर दो, इसको
म्यू मीडियम जो कि कितना है, म्यू के बराबर है एंड इट इज कांस्टेंट। सही है, यहाँ पर म्यू मीडियम जो है वो म्यू माना गया है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए और म्यू ए का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर म्यू नजर आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब चलते हैं सेकेंड लॉ पे, बात करें सेकेंड लॉ की। अब देखना सेकेंड लॉ लिखते हैं। सेकेंड लॉ क्या होगा भाई, सेकेंड लॉ होता है द इंसिडेंट रे reflected ray and refracted ray all lie in same plane, प्लांट नहीं, सॉरी, सेम प्लेन। सही है। चल देखो समझना, ये जैसे मान लो कि ये अपना हो गया कोई प्लेन है ना, कोई सरफेस है ये, ठीक है। अब इस सरफेस पर ध्यान से समझना, ये पहले भी समझाया है, दोबारा समझा रही हूँ। ये आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस पर देखो ये इंसिडेंट रे पड़ रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल डाला हुआ है, हाइपोथेटिकल एक लाइन यहाँ पर डाल लो, और ये देखो जहां पर ये नॉर्मल सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है, कट कर रहा है, वहीं पर इंसिडेंट रे आकर के इंसिडेंस किया, ठीक है। इस जो इंसिडेंट रे यहाँ पर आए हैं, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ इंसिडेंट रे, उनमें से कुछ रेस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इस पॉइंट से क्या कर गई है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, जबकि कुछ रेज जो थी वो क्या कर गई, क्रॉस कर गई, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई। सही है क्या। अब समझना जरा, ये सरफेस है जिस पर इंसिडेंट रे भी पड़ी है, रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकली है, और रिफ्रैक्टेड रे इसको पेनिट्रेट करके नीचे दूसरे मीडियम में चली गई है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर एक मीडियम है, इस सरफेस के नीचे दूसरा मीडियम है। एक रे, कुछ रे इसमें आई, इस पे इंसिडेंट की और इसी मीडियम में लौट गई। कुछ रे इस मीडियम से आकर के गिरी सरफेस पर और दूसरे मीडियम में पास हो गई। समझ में आया। अब देखो ये जो रेज जो यहाँ पर निकल रही हैं और पेनिट्रेट कर रही हैं, आ रही हैं, लौट रही हैं और पेनिट्रेट कर रही हैं, इनका तुमसे कोई प्लेन पूछे तो क्या होगा। तो इसका प्लेन सोचो जरा, ये प्लेन ऐसा हो जाएगा, ये वाला प्लेन में होंगी भाई। रे इस प्लेन में आ रही है ना, इस प्लेन में आ रही हैं, जा रही हैं और पेनिट्रेट करके नीचे वाले मीडियम में भी चली जा रही हैं, ठीक है। तो यहां पर जो लाइन लिखा है वो लाइन समझ में आ रहा होगा कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये सब के सब एक ही प्लेन में, इस प्लेन में है, ठीक है, जो कि इस इंटरफेस से परपेंडिकुलर होगा। समझ गए बात को, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर प्लेन होगा और उस प्लेन में ये तीनों रे आपको एग्जिस्ट करती होंगी। तो आओ इसका एक छोटा सा फोटो बना लेते हैं, देखना कैसा नजर आएगा भाई। ये हो गया आपका इंटरफेस वाला सरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस वाला सरफेस हो गया। और इस सरफेस पर सबसे पहले तो आप बना लो नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इस नॉर्मल पर, नॉर्मल डालने के बाद इसके साथ डालो इंसिडेंट रे, सही है, जिसमें से कुछ रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। और इस इंसिडेंट रे को कायदे से सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये मान लो कुछ ऐसे निकल गई, सही है। तो यहां से आप देख करके फोटो ये भी बता सकते हो कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। तो फटाफट बता दो क्या होगा। ऊपर वाला मीडियम, ठीक है, नीचे लाइट को क्या किया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, मतलब नीचे वाला रेयर मीडियम होगा। तो ये आपका, इसको मैं म्यू आर लिख दूं तो चलेगा क्या, म्यू आर, है ना, रेयर मीडियम दिखा रही हूं मैं, है ना। और ये क्या हो जाएगा, म्यू डी, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया, सही है। चलो इसको म्यू डी लिख लो और इसको म्यू आर लिख लो, चलेगा। अब ये जो है नॉर्मल से बता दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आर डैश अब लिख लेती हूं मैं, ठीक है। और यहां पर आपका ये जो है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब ये जो तीनों रेज हैं, जो ये तीन तरह की रेज हैं, ये कुछ इस प्लेन में लाई कर रही हैं बेटा, बताओ सही बात है,
ये कुछ इस प्लेन में लाई कर रही हैं जो कि इस इंटरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। इस इंटरफेस से ये जो आपका प्लेन है, ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इंटरफेस से ये जो प्लेन है ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये आपका इंटरफेस है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आने लगा। और ये आपका जो है ये इंटरफेस हो गया एंड दिस इज एक्चुअली प्लेन जिसमें तीनों रेज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यही बात ये लिखा है कि जो तीनों रेज होती हैं वो सेम ही प्लेन में लाई करती हैं और वो इंटरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ। अब ये अपना दूसरा लॉ था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपना दोनों कंप्लीट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बताया। पहला लॉ क्या बताया कि भाई आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, उसका साइन फंक्शन इनटू उस मीडियम का जिसमें इंसिडेंट रे आया होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन फंक्शन उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और दूसरा लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होती हैं, एक ही प्लेन में लाई करती हैं और इंटरफेस से ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को। ठीक है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही फॉर्मूले हैं, उससे रिलेट करने के, उसको समझने के हैं, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाओ, देखो जरा, तो इसका हेडिंग लगा लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग लगा देती हूं, चलेगा ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, समझना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, स्नेल्स लॉ तुमने देखा है ना। और उस स्नेल्स लॉ से तुमने क्या देखा भाई, कि भाई साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। सही है ना। और तुमको पता है कि यहाँ पर एक जो मीडियम है वो क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, एयर कर दिया गया, जिसका वैल्यू 1 है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को देख करके अगर ऐसा लिखती हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, इज अ कांस्टेंट रेशियो। बिल्कुल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, मीडियम का वैल्यू है, मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी है ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर। तो ये लाइन भी कहीं से गलत नहीं है, कोई दिक्कत। चलो अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस चीज पर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, जरा बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, तुम बताओ किसी मीडियम की वजह से डिसाइड हुआ था, है ना, कि भाई लाइट कैसे बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो सबसे पहली बात जो तुमको याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो मीडियम डिसाइड करता है। और मीडियम डिसाइड करने का मतलब है कि मीडियम कौन सा लिया गया उसका मटेरियल डिसाइड करेगा, उसका नेचर डिसाइड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा। समझ गए बात को। तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई और आर पर डिपेंड नहीं करती, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करता। एंगल ऑफ इंसिडेंस के चेंज होने से या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के चेंज होने से आपके किसी मीडियम का, मतलब मान लो एयर ही है या ग्लास है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदल जाएगा। बात समझे इस बात को। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज करता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में चेंजेस हो सकती है, लेकिन उससे म्यू की वैल्यू पर चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है। चलो अब यहां पर इस बात को लिख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है किस पर भाई, तो नेचर ऑफ मीडियम पर, नेचर ऑफ बोथ मीडियम, जिससे लाइट जा रहा है और जिसमें जा रहा है, बोथ मीडियम। ठीक है, बोथ मीडिया, नेचर ऑफ बोथ मीडिया है ना, दोनों मीडिया पर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या। दूसरा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किस तरह की लाइट उसके अंदर डाली गई है उस लाइट का वेवलेंथ भी जो है वो अफेक्ट कर सकता है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू को। तो लिख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, चलो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखना जरा, एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन को समझने का। ठीक है, काउची फॉर्मूला होता है,
उसको मैं लिखती हूँ, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे जो रिलेशन डिराइव होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो देखना जरा, अकॉर्डिंग टू काउची फॉर्मूला क्या होता है, देखना जरा, म्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ये ए और बी जो है वो एक कांस्टेंट होते हैं, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू है। अब समझना, ये फॉर्मूला जो है वो पूरा नहीं है, ये इसलिए अप्रोक्स लिखा है, इक्वल नहीं लिखा है, क्योंकि इक्वेशन होता है लंबा चौड़ा। छोड़ो, हमारा वो डिस्कशन नहीं है। समझना, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपने देखा होगा, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है तो दोनों जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो सेम होगी। जैसे मास में मास ऐड हो सकता है, ठीक है, आप मास में लेंथ नहीं जोड़ सकते हैं, या फिर आप लेंथ में वॉल्यूम नहीं जोड़ सकते, आप वॉल्यूम में वॉल्यूम जोड़ सकते हैं, लेंथ में लेंथ जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, पर जोड़ और घटाव नहीं हो सकता, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बात समझे हैं? तो देखना जरा, यहां पर ये ए में बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और तुम सोचो, मास में मास जोड़ोगे तो मास ही आएगा, 2 किलो में 3 किलो जोड़ोगे तो 5 लीटर तो नहीं होने वाला है, 5 ही केजी होगा। समझ गए बात को? तो यहाँ पर ये ए प्लस ये वाली जो क्वांटिटी, ये दोनों आपस में जुड़ रही है, मतलब ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी और इसके बराबर में म्यू हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली ये जो म्यू है ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा, ये क्वांटिटी भी पूरी की पूरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से सुनना, मुझे क्या बताना था तुमको। पहले इक्वेशन समझ में आ गया? मुझे बहुत इस इक्वेशन से हमारा लेना देना नहीं है, थोड़ा सा मुझे एक रिलेशन दिखाना है। यहाँ पर म्यू और लैम्डा का रिलेशन आपको फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझना है क्या है। म्यू और लैम्डा का जो रिलेशन होता है यहाँ पे इनवर्स का हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? और इसकी वजह से हम यहाँ पर कह लेते हैं कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो जो आपका वेवलेंथ है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर म्यू का वैल्यू डिक्रीज करता है तो लैम्डा इंक्रीज करता है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब म्यू डिक्रीज करेगा तो लैम्डा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपको एक यहाँ से फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक रिलेशन होता है। अब इस चीज को थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग कुछ फॉर्मूला को बनाने में। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये काफी काम आएगा आपके। चलिए बात करें और इसका फिजिकल मीनिंग भी समझते हैं कि क्या होता है। तो आ जाओ जरा, इसको हम लोग यहाँ पे, मैं इन सारी चीजों को हटाती हूँ। तो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखना जरा। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर समझना, अभी आपने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन देखा, ठीक है। अब आओ इसको इंटरप्रेट करते हैं स्पीड, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। समझना, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो रिलेशन पता होना चाहिए। देखो मैं आप लिख देती हूँ, आपने ये पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास का आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने इस रिलेशन को देखा होगा। समझो क्या होता है रिलेशन? रिलेशन होता है कि वेवलेंथ अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड होता है, ठीक है। और अगर तुम 1 अपॉन टाइम को सेपरेट कर देते हो वेवलेंथ से, तो 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप इसी को कह सकते हो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे टर्म्स का मतलब लिख लो पहले। तो ये जो है आपका एक फॉर्मूला जो कि यहाँ पर काम आएगा, अभी हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। और ये आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। क्या क्या है, टर्म्स क्या है भाई? ये है आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ है ना, ये जो है ये है स्पीड, ठीक है, और ये जो है ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड श्योरली लाइट की बात हो रही है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। ये दो फॉर्मूले पहले आपको ध्यान पे रखने हैं। अब सुनो ध्यान से इधर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वहां पर उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, ठीक है। लेकिन जब वो मीडियम में चेंज, समझो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, जब लाइट किसी एक मीडियम से, ये एक मीडियम है, कोई एक मीडियम हो गया, और जब लाइट इस मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, ठीक है, देख पा रहे हो, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा। ये आपका समथिंग कुछ म्यू मान लो 1 है ना, ये समथिंग कुछ म्यू 1 है,
और ये समथिंग कुछ μ2 है, ये आपका कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है, और ये कोई दूसरा मीडियम है μ2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग कुछ एल्स होगा, कुछ अलग वैल्यू होगा, सही है। तो जब लाइट यहां से यहां जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगी, लेकिन म्यू चेंज हुआ है तो लैम्डा चेंज होगा। अभी जस्ट तुमको दिखाया म्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन इनवर्स का होता है, तो अगर म्यू चेंज हो गया तो लैम्डा चेंज होगा, और लैम्डा चेंज होने का मतलब क्या है कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर म्यू का वैल्यू चेंज करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज करती है, तो वेवलेंथ जो है वो क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। और वेवलेंथ अगर चेंज होती है तो उस केस में स्पीड, समझो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड होता है, फ्रीक्वेंसी रहेगा कांस्टेंट लाइट का, मीडियम चेंज हो गया तो लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा, लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी बदल जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं हो रहा है और वेवलेंथ और स्पीड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्पीड भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। बात समझे? अच्छा, अगर लैम्डा का रिलेशन, ध्यान से सुनना, म्यू के साथ इनवर्स का है, मतलब अगर म्यू बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, मीडियम डेंसर ले लिया जाता है, तो उस केस में वेवलेंथ जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। वेवलेंथ के साथ स्पीड का रिलेशन डायरेक्ट का है, मतलब अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो रेयरर से डेंसर जा रही है तो म्यू की वैल्यू इंक्रीज कर गई होगी, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर गई होगी, मतलब वी की वैल्यू भी डिक्रीज कर गई होगी, मतलब लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बात समझे? और स्टार्टिंग में याद करो, मैंने यही बात कहा था तुमसे कि जब लाइट जितना रेयरर मीडियम में चलती है तो फास्ट निकलती है, और जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो उसको निकलने में, उसको उस मीडियम को क्रॉस करने में उसको काफी प्रॉब्लम फील होता है, ठीक है, काफी दिक्कत होती है। तो यही बात यहाँ पर भी हुआ। तो आओ इस बात से हम यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कौची फॉर्मूला से हमने देखा था, और लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, सही है। तो हम यहां से इन दोनों को मिलाकर के एक रिलेशन बना रहे हैं कि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा एंड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में वी। कोई दिक्कत क्या? ये रिलेशन मेरे पास आ गया कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहां पर लिख देती हूं मैं सारे टर्म का मतलब, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और देखना अब इसी से फॉर्मूला बनाऊंगी बहुत सारा, और बहुत ये फॉर्मूला काम का है, ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, ये लैम्डा जो है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और ये जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, सही है, स्पीड ऑफ लाइट है। कोई दिक्कत क्या? मतलब बेसिकली जितना मीडियम डेंसर होगा, ठीक है, जितना मीडियम डेंसर होगा, बताओ मीडियम जितना डेंसर होगा उसका म्यू का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, तो लैम्डा का वैल्यू मतलब उस मीडियम के अंदर लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से लाइट का स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप तुमको ये रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सही है। और यहीं से मैं एक और इसका रिलेशन, देखो फॉर्मूला बनाऊंगी, रिलेशन नहीं, अब से फॉर्मूला बनाएंगे और वही यूज करते हैं हम लोग आगे चल करके। देखना, लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू, और मान लो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि एक मीडियम जो है मेरा वो एम है, दूसरा मीडियम हम एयर ले लेते हैं, क्योंकि एयर का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है और वो सबसे रेयर मीडियम होता है। वैक्यूम और एयर को एक बराबर लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, और वो सबसे रेयर मीडियम लिया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक एयर मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, म्यू एम अपॉन में म्यू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, सही है, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तुम एयर लिखो वैक्यूम लिखो, बात एक ही है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम लेना है। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू द, देखना जरा, एक रिलेशन बना रहे हैं, रेशियो निकालने का तरीका होता है ये, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, रेशियो आता है, यहां से रेशियो निकालते हैं हम, रेशियो उसको कंपेयर कर रहे हैं। वेवलेंथ ऑफ, उल्टा है, म्यू से उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्स होता है, तो वेवलेंथ ऑफ एयर मतलब लाइट का वेवलेंथ एयर के अंदर, एयर मीडियम के अंदर, अपॉन में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, सही है। लाइट का वेवलेंथ एयर मीडियम में, लाइट का वेवलेंथ किसी एम मीडियम में, इसके उल्टा हो गया, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सही है क्या। और स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होता है वो कितना होता है, c होता है,
समझ रहे हो। और इस c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे लिख भी दूंगी मैं। तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, नीचे लिख देती हूँ, म्यू एम अपॉन में म्यू ए इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा एम इक्वल टू सी अपॉन में वी एम। सही है, यही आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला बन चुका है। देखो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है। कोई दिक्कत है क्या, समझ आई मेरी बात। यहाँ पर तुम म्यू एम और ए को हटा के कोई भी मीडियम लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, कोई भी मीडियम। जैसे अगर कोई और मीडियम हुआ, मान लो कि 1 और 2 मीडियम लिया है, तो म्यू वन अपॉन में म्यू टू इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन में लैम्डा वन इक्वल टू वी टू अपॉन में वी वन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्या क्या चीज है ये आप लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये क्या चीज है भाई, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सही है, ये क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सही है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, यहां इसको इधर लिख देती हूं, वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। सही है, बहुत क्लियर कट जान लो क्या चीज है कौन सा, ताकि फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। और ये क्या चीज है, लैम्डा एम क्या चीज है, इसको यहां इधर ही लिख देते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। सही है, और ये दिखने में बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप अगर उठा के देखोगे जेई का सवाल या नीट का क्वेश्चन देखोगे, तो मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो यू बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है क्या, समझ आई बात। चलो एक आधा और फॉर्मूला कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद इस कहानी को यहाँ पे खत्म करेंगे और कुछ सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला चीज हटाती हूँ, चलेगा। अब मैंने कल तुमको कुछ चीज बताई थी, ध्यान से सुनना। कल मैंने तुमसे कहा था, याद करो, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैंने तुमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया था। ठीक है, याद पड़ता है क्या बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ए लिखा था मैंने। सही है, और इक्वल टू, इसको मैं म्यू कैपिटल ए लिख देती हूँ वरना एयर से कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ठीक है, म्यू ए, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो म्यू एम लिख दूं चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, जो कि अब एयर भी हम लिख सकते हैं, पता है ना, म्यू ए और एयर और वैक्यूम एक है, तो म्यू ए भी लिख सकते हैं। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सही है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो गया। ठीक है, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सही है, कल ये फॉर्मूला कराया था, आज एक बार दोबारा बता दे रही हूं और ध्यान से सुन लेना। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो अल्टीमेटली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही हो जाता है। तो अब इससे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि याद रखना कि अगर कहीं पर क्वेश्चन में लिख दे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मीडियम का, मतलब एक्चुअली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। देख लो ध्यान से, ये म्यू एम अपॉन में म्यू ए लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर में, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1 होता है, तो इसका मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू एक्चुअली कुछ और नहीं, उस मीडियम के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जा रहा है। समझे बात को, तो सवाल में अगर ये बात लिखा रहेगा तो पहचान जाओगे। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जिसको ध्यान पे रखना है। ये एक फॉर्मूला हो गया जो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान पे रखना है, रख लोगे। चलो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो जरा, आओ 5th नंबर इक्वेशन यहाँ पर कर रहे हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो कुछ म्यू आर लिखा हुआ था, है ना, जिसमें तुमने माना था कि कोई एक मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में म्यू वन अपॉन में म्यू टू। अब देखो यहां पर म्यू वन अपॉन में म्यू टू को लिखने का तरीका होता है म्यू वन टू, ऐसे लिखा जाता है। सही है, अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो मतलब समझ जाओगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं म्यू वन टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। पढ़ने का तरीका देख लो, समझने का तरीका देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। सही है, अगर यही मुझे लिखना हो म्यू टू अपॉन में म्यू वन का वैल्यू, तो कैसे लिखूंगी मैं इसको,
μ2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या फिर ये एक्चुअली और है, देखना है ना, इसको डिवाइड ना समझ लेना, ये और है, ठीक है, ये एक हो गया और एक ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी तरीके से यहां पर भी कर लो रिप्रेजेंट, इसको कैसे करोगे बताओ, μ2 1, सही है, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अगर इन दोनों को तुम देख पा रहे हो तो देखो इन दोनों से मैं एक चीज यहां पर, एक इक्वेशन यहां पे बनाती हूं मैं कि μ2 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में μ1 2, तो गलत तो नहीं होगा, सही है। μ2 1 एक्चुअली क्या होगा, μ2 अपॉन में μ1, है ना, और उस μ2 अपॉन μ1 को अगर 1 के डिवाइड में डाल दोगे तो एक्चुअली वो μ1 अपॉन μ2 लिखा हुआ है, समझ गए बात को, तो ये चीज हो जाएगा। तो ये आपका भी एक रिलेशन है, ये सब अब तुम खुद से इंटरप्रेट भी कर सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से भी कर करके दिखा देती हूँ ताकि जब क्वेश्चन में दिखाऊं तो तुमको तुरंत तुरंत समझ में आए कि हाँ मैम ये चीज हमने देख रखा है, ठीक है। इसी को तुम देखो ऐसे भी अरेंज किया हुआ रहता है, कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है μ2 1 इंटू μ1 2 इक्वल टू 1, वही बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया तो 1 हो गया और हो भी जाना चाहिए। ये लिखा रहेगा μ2 अपॉन में μ1, देखो यहाँ पर देखना क्या लिखा रहेगा, ये यहाँ पर, यहाँ लिखा रहेगा μ2 अपॉन में μ1 और यहाँ लिखा रहेगा μ1 अपॉन में μ2, कट जाएंगे ना आपस में और 1 ही आएगा, तो इसीलिए इसको मैंने इस तरह से भी अरेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये भी हटा दो, है ना, तो ये भी एक आपका पैटर्न हो गया जो कि आपको देखने को मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आई थिंक करीबन करीबन सारी चीजें हमने कर ली है, सब कुछ हमारा ऑलमोस्ट डिस्कस हो चला है। तो फाइनली हम लोगों ने सारे रिलेशन को देख लिया है और अब मैं जो तुम्हारे सामने यहाँ पर बनाने वाली हूँ उसमें तुम मुझे बताना कि ऐसे होगा कि नहीं होगा, है ना। चलो आओ 2 पार्ट इसका बना देते हैं, बोर्ड पे कर देते हैं, और पहले पार्ट में देखना ये हो गया आपका कोई इंटरफेस, इंटरफेस का नाम भी लिखना सिखा दिया है, अब तुम बताओगे कि इंटरफेस का नाम क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये दूसरा वाला इंटरफेस है, इधर भी एक इंटरफेस बना लो, सही है। चलो पहले इंटरफेस में इंटरफेस से आपने सेपरेट किया है किसको, एयर से ग्लास को, ठीक है, और दूसरे इंटरफेस में तुमने सेपरेट करा है ग्लास से एयर को, ठीक है। यहां पर ये नॉर्मल हो गया, यहां पे ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। चलो अब बताना जरा कैसे कैसे हम लोग को लाइट डालना है। ये एयर है तो पता है हमको कि ये क्या है भाई, रेयर मीडियम है, और ये क्या है भाई, डेंसर मीडियम है ना। रेयर मीडियम है और इस रेयर मीडियम को हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लिख लेते हैं, इसको हम म्यू जी लिख लेते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका 1.5 होता है, वैल्यू याद हो जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। चलो फिर से यहाँ बताओ, ये है डेंसर मीडियम, अब जरूरी नहीं है कि लाइट ऊपर से ही नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे से भी ऊपर जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही बात है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जाना है ना, लेकिन मैं सुविधा, मुझे आसानी होगी ऊपर से नीचे ले जाने में, इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ, एक में लाइट को रेयर से डेंसर भेजूंगी और दूसरे वाले में डेंसर से रेयर भेजूंगी, समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब ये बताओ जरा क्या लिखना चाहिए मुझे, रेयर लिख देना चाहिए और इसका वैल्यू म्यू ए और इसका वैल्यू म्यू जी, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। और अब इंटरफेस का नाम बताओगे और तुम बताओगे, बताना जरा क्या नाम लिखना चाहिए। लाइट यहां से यहां जा रहा है, लाइट पहले जाते हुए दिखा दो ताकि तुमको समझना आसान हो। तो ये हो गया लाइट जो कि आपका इंसिडेंट कर रहा है, और ये लाइट इंसिडेंट करने के बाद इस तरह से इसको कायदे से सीधा निकल जाना चाहिए था, और ये लाइट कुछ ऐसे चला गया, सही है क्या। वहीं यहां पर अगर बात करें तो ये आपका लाइट हो गया, ठीक है, और इस लाइट को कायदे से ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट ये जा रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। अब रेस को पहचान लो, कौन सी रेस क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होगी नॉर्मल के साथ, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होगी नॉर्मल के साथ, ठीक है, इसको भी आई डैश लिख लिया, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर,
और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा समथिंग आर डैश। ठीक है, कुछ ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ इस इंटरफेस का नाम क्या लिखें, क्योंकि ये एयर से ग्लास की तरफ लाइट जा रही है तो क्या लिखेंगे, एयर ग्लास इंटरफेस। इंटरफेस, कोई परेशानी? वहीं अगर इस इंटरफेस का कोई नाम पूछे तो ग्लास से एयर की तरफ लाइट जा रहा है तो क्या लिखेंगे, ग्लास एयर इंटरफेस। सही है क्या, कोई परेशानी नहीं है। चलो दो चीजें हो गई है ना। अब स्नेल्स लॉ आओ जरा लिख लेते हैं ताकि स्नेल्स का भी लॉ का भी थोड़ा समझ बढ़ जाए। यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन फंक्शन, तो साइन आई, ठीक है। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए, तो म्यू ए साइन आई इक्वल टू, यहां पर बताओ कितना हो जाएगा, म्यू जी साइन आर, यही हो जाएगा। स्नेल्स लॉ से तुमने इसका इक्वेशन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ वहां लिखे स्नेल्स लॉ से इक्वेशन, चलो बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। फिर से ये देखो, म्यू जी है ना, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना जरा, म्यू ए साइन आई डैश है ये, सॉरी, और ये साइन आर डैश। सही है क्या, ये तुम्हारा फिर से स्नेल्स लॉ की हेल्प से तुमने इसका इक्वेशन लिख दिया है। तो देख सकते हो तुम, है ना, कि एक जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन फंक्शन है वो म्यू जी के साथ है और एक जगह पे म्यू ए के साथ, तो डिपेंड करता है कि लाइट कहां से कहां जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई वो सब तुम पहले से जानते थे, मैंने दोबारा बताया ताकि तुमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। अब कुछ चीजें और जो कि तुम जानते हो मैं फिर यहाँ पर एक बार रिपीट ही कर रही हूँ, एक तरीके से बस चीजों को अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। आओ देखना, बताना जरा, यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर में अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, पहला पॉइंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो लाइट जा रही है इसका स्पीड मान लो समथिंग कुछ, हम इसको लिख लेते हैं मीडियम नंबर 1 और इसको लिख लेते हैं मीडियम नंबर 2, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं मीडियम नंबर 1 और इसको लिख लेते हैं मीडियम नंबर 2, कोई परेशानी नहीं है। चलो यहाँ की जो लाइट है उसका स्पीड v1 है, ठीक है, इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है। अब बताना जरा, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्या हो जाता है, उसका स्पीड घट जाता है। इसलिए हम लोग पीछे बार बार डेफिनेशन में बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कि जो लाइट है उसका कितना स्पीड कम हो गया है, पेस जो है उसका वो कितना स्लो कर दिया गया है मीडियम के द्वारा, इस चीज को ही हम क्या करते हैं वहां पे मेजर करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के अंदर। क्लियर हो रहा है क्या, तो आपका जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ का स्पीड अगर v1 है और यहाँ पर v2 है तो क्या लिखना चाहिए मुझे कि v1 का वैल्यू ज्यादा होगा v2 के कंपेयर में, मतलब लाइट का स्पीड पहले वाले मीडियम में ज्यादा होगा सेकेंड मीडियम के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर स्पीड v1 ज्यादा होगा तो डेफिनेटली लैम्डा 1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा लैम्डा 2 के कंपेयर में, क्योंकि v और लैम्डा आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, एंड श्योरली फिर जो μ1 है मतलब जो म्यू ए है वो आपका जो होगा वो क्या होगा, कम होगा μ2 के कंपैरिजन में, क्योंकि ये आपका जो होगा वो पक्का, अगर यहाँ का स्पीड ज्यादा है वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, ये रेयर मीडियम है, तो देख सकते हो μ1 जो है वो कम है μ2 के कंपैरिजन में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये चार चीजें तुमको समझ में आ गई। और पांचवी चीज पहले ही बता दिया है, फ्रीक्वेंसी जो है मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर भी सेम रिलेशन बताना है, जरा बताना क्या होगा, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो एंगल आर बड़ा होगा, तो आई छोटा होगा, आई डैश छोटा होगा आर डैश से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आई डैश लिखा हुआ है, आई डैश छोटा होगा आर डैश से। ठीक है, दूसरा, अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, क्या कर रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो डेंसर में उसका स्पीड कम होगा और रेयरर में उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो मतलब v1, ठीक है, v1 जो होगा वो कम होगा v2 के कंपैरिजन में, समझ में आ रहा है। अगर v1 कम है तो लैम्डा 1 भी कम होगा लैम्डा 2 के कंपैरिजन में, और अगर ऐसा हुआ है तो तुम बता दो μ1 जो होगा वो ज्यादा होगा μ2 के कंपैरिजन में। सही है क्या, मतलब अगर इस मीडियम का स्पीड, इस मीडियम में स्पीड कम है तो मतलब ये डेंसर मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो ज्यादा है, तो यही चीज यहाँ पे लिख लिया। एंड फाइनली सेम बात कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी भाई, वो
कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया? तो आई होप तुमको दोनों तरफ का जो रिलेशन है वो सारा का सारा समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलो अब यहीं से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उस पर। कुछ नहीं, बस एक आधा सवाल कर लेते हैं, फिर सवाल के लिए अलग से क्लास लगा लूंगी मैं। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे सवाल हैं। ठीक है, मतलब है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए मैंने कहा अच्छे सवाल है। कुछ करना नहीं है ज्यादा इसमें, बहुत सिंपल है। अगर फॉर्मूला पता है तो तुरंत बन जाएगा। शुरू करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेवलेंथ जो है वो लाइट का वेवलेंथ एयर मीडियम में दिया हुआ है 780 नैनोमीटर है, और उस जिस मीडियम में, जैसे लाइट जो है वो एक यहाँ पर मीडियम एयर है और दूसरा कोई एम मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का दिया हुआ है 1.55। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है। यहाँ पर दो चीजें पहले से नोन है, देख लो। यहाँ पर एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता है जो कि 1 होता है, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है कितना होता है, c, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ये दो चीजें हम लोग को पता होता है, पहले से मालूम है ये सब बात। समझ में आ रहा है? चलो, तो वेवलेंथ दिया है लाइट का एयर मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है उस मीडियम का। आपको स्पीड निकालना है लाइट का मीडियम के अंदर, और वेवलेंथ भी निकालना है लाइट का उसी मीडियम के अंदर। सही है? तो कैसे किया जाएगा? आओ रिलेशन निकाला जाए। तो हम लोग अभी जस्ट एक रिलेशन पढ़े थे, मैंने आपको पीछे बताया कि भाई म्यू ए अपॉन में म्यू एम है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ए। सही है? एक बताया था, और साथ में ही भी बताया था कि वी एम अपॉन में वी ए। ठीक है, म्यू से इनवर्स होगा और लैम्डा से डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जिस तरह से रिलेशन हमने देखा था। अब कैसे कैसे कर सकते हैं, हमको ये दोनों ही क्वांटिटी निकालनी है ना। तो अब आओ जरा कैसे निकाला जाए। मेरे पास ये क्वांटिटी पता है, ठीक है, देखना ये क्वांटिटी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। देखो ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो ये निकल जाएगा। तो आओ इतने से पार्ट का यूज करके निकाल लेते हैं। तो म्यू ए का वैल्यू 1 है, म्यू एम का वैल्यू जो है वो 1.55 है। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा एम हमको पता करना है, और लैम्डा ए का वैल्यू पता है 3 लैम्डा ए का वैल्यू दिया है ऊपर क्वेश्चन में, कितना है 780 नैनोमीटर। सही है, 780 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आप अगर इस वैल्यू को निकालने जाओगे तो लैम्डा एम, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, वेवलेंथ का जो यूनिट है नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। मेरे को वेवलेंथ मिल जाएगा लाइट का किसी मीडियम के अंदर नैनोमीटर में ही, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इस दोनों का तो यूनिट होता ही नहीं है ना। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई ना, कि अब सोचो, मैंने ये बात शायद पीछे छोड़ दी, मैं बोल देती हूँ, इसको लिख लेना जाकर के पीछे। म्यू का वैल्यू जो था वो क्या आया था आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो, देखो फॉर्मूला, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम बटे में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, मतलब दोनों के दोनों वेवलेंथ है, दोनों के दोनों क्या है, वेवलेंथ है। और तुमने पीछे बार बार पढ़ा कि साइन आई बाई में साइन आर का ये रेशियो है। तो जितने भी रेशियो होते हैं उनके कुछ यूनिट्स नहीं बन पाते, क्योंकि जो ऊपर में फिजिकल क्वांटिटी होती है वही नीचे फिजिकल क्वांटिटी होती है। ऊपर से एंगल के साथ इन्होंने दिखाया था, ठीक है, तो सेम ही ऊपर में एंगल है, नीचे भी एंगल है। तो समझ सकते हो कि जो फिजिकल क्वांटिटी ऊपर है वही फिजिकल क्वांटिटी नीचे है। यहां से देख लो, यहां से भी देख लो, और वहां से एंगल से भी देख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको जरूर लिख लेना याद से, ये छूट गया है मेरे से। ठीक है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है ये? यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होता इसके पास, और रेशियो है इसलिए डायमेंशन लेस भी है। जो डायमेंशन ऊपर में है वही डायमेंशन नीचे में है, तो ये डायमेंशन लेस भी है। समझ में आ रहा है? तो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस दोनों होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है क्या? तो याद से इस बात को नोट कर लेना। चलो अब बताओ, यहां पर कोई यूनिट तो है नहीं, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है ना। और यहाँ पर वेवलेंथ निकालना है, और नीचे वेवलेंथ का जो भी यूनिट दिया वही सेम यूनिट हो जाएगा उसका, है ना। तो जरूरत नहीं है चेंज करने की, अपनी मर्जी है तुम्हारी। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 780 अपॉन में 1.55। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका वो नैनोमीटर में आ जाएगा, और इसको अब डिवाइड कर लोगे 503 नैनोमीटर। डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। सही है क्या? ये कुछ वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी निकल चुकी है। दूसरा वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। आओ, समझ में आना शुरू हो गया कैसे कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत कर लेंगे, इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए बस। आ जाओ दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला करने के लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इसके साथ इसको हम लोग को रिलेट करना चाहिए, है ना। तो फिर से वही करेंगे। म्यू ए का वैल्यू कितना है, 1 है। म्यू एम का वैल्यू 1.55 है। Vm का वैल्यू पता करना है ना, और Va का वैल्यू C के बराबर होता है, दैट इज 3 × 10⁸, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड।
तो क्या हो जाएगा वैल्यू, Vm इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 1.55 मीटर पर सेकेंड। सही है। चलो अब ये पॉइंट है, इसको हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, ये 300 समथिंग हो जाएगा और नीचे में 155 हो जाएगा। अब सोच कर देखो, अगर ये 150 होता, 150 होता तो 300 को 2 बार में कटा देता, सीधे 2 हो जाता वैल्यू, और साथ में उसका जो पावर है 10 के पावर 8 वो रह जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये 155 है तो समथिंग कुछ ज्यादा है, तो ये 2 बार में न कट के कुछ उससे कम कटेगा, तो डिवाइड करके देख लेना, वैल्यू 1.94 आएगा इसका। ठीक है, इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा Vm। कर लोगे डिवाइड ना, बहुत सिंपल सा डिवीजन है, हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। ये Vm हो गया, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ गया। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ चुका है। सही है, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंटरप्रिटेशन मालूम है तो तुरंत बन जाएगा। अब चलते हैं उधर उस सवाल को करने के लिए। देखना जरा इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। पीछे मैंने कुछ रिलेशन पढ़ाया, मैं उसमें से ही कुछ रिलेशन यूज करूंगी। याद करो, मैंने लैम्डा का, फ्रीक्वेंसी का और स्पीड का एक रिलेशन दिखाया था तुमको। मैंने बताया था कि जो स्पीड है वो लैम्डा अपॉन में टाइम होता है। सही है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, लैम्डा इंटू 1/टाइम लिखा है, और 1/टाइम को तुम लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कर देते हो। मालूम, समझ में आया क्या बोला मैंने? 1/t न्यू होता है, तो यहाँ पर लैम्डा इंटू 1/t लिखा है, 1/t को न्यू लिख लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब ध्यान से देखना, मैं स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए मीडियम, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया एज इट इज, क्योंकि ए और बी दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, तो कुछ ये रिलेशन बन गया। अब ध्यान से देखना, मेरे को यहाँ पे Va का वैल्यू मिल जाएगा क्या, क्योंकि मेरे पास लैम्डा और न्यू दोनों ही पता है ए मीडियम का, है ना, तो हम लैम्डा ए का वैल्यू लिख लेंगे 300। और देखो ये नैनोमीटर में है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हर्ट्ज में है। ठीक है, तो दोनों को ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा, तो हम लेके आ जाते हैं। तो नैनोमीटर कितना होता है पता है सबको? चेंज 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, सबको मालूम होगा, फिर भी किनारे लिख दिया है यहाँ पर। आओ यहाँ लिख लेते हैं 10 के पावर -9, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 14। कोई परेशानी नहीं है, तो ये मीटर पर सेकंड में आपका स्पीड आ जाएगा यहाँ पर फाइनली, तो मैं सीधे उसी का यूनिट लिख देती हूँ, मीटर पर सेकंड। आओ इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 3 15 हो जाएगा ये, और ये 2 जीरो को इसमें इन्वॉल्व कर दो, -7 हो जाएगा, इसमें डाल दोगे तो 10 के पावर 7 दे देगा। ठीक है, तो 15 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आपका स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा ए मीडियम में। सही है, अब इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? इससे ये कर सकते हैं कि मेरे पास स्पीड आ गया है। अब समझो, अगर हम ऐसा, हमको निकालना क्या है, पहले तो हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालना। रिलेशन रेशियो निकालना होता तो सीधा रेशियो था मेरे पास, म्यू ए अपॉन में म्यू बी इज इक्वल्स टू वी बी अपॉन में वी ए, वो कर देते, लेकिन वो तो करना नहीं है हमको। तो एक बात बताओ जरा, अगर हम ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, बताना जरा, ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, एयर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और अगर इसका स्पीड के टर्म्स में इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ये लिखेंगे ना। म्यू का वी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो लिख लिया ये रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ठीक है, ये हमको चाहिए, तो हम इसको म्यू ए ही लिख देते हैं। सही है, बटे में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। सही है क्या? और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी कहते हैं, जो कि वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸, यूज कर लिया, बाई में स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम जो कि मेरे को दिया हुआ है, मतलब मैंने निकाल लिया है, 15 इंटू 10⁻7। कोई तकलीफ है यहाँ से? समझ में आ रहा है? तो देखो मेरे को म्यू ए का वैल्यू मिल जाएगा, तो आ जाओ जरा कर लेते हैं। म्यू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इस 10⁻8 में से एक जीरो यहाँ डाल दो, तो ये वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 10⁻7 बटे में 15 इंटू 10⁻7। 10⁻7 ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, और ये 15 और 30 2 हो जाएगा, तो बेसिकली म्यू ए का वैल्यू आ गया 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम आ चुका है 2। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सेम यही चीज तुम म्यू बी के साथ भी कर सकते हो, या फिर यही सेम चीज, बस यहाँ पे म्यू बी लिख लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर वी भी तुमको चाहिए होगा, है ना, तो वो भी एक तरीका, एक और तरीका है, देखो और एक तरीका है, वो मत करने जाओ, वी भी अब निकालना पड़ेगा। देखो एक और रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम बाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम इक्वल टू
स्पीड ऑफ लाइट इन बी मीडियम बाई में स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ये भी तो होता है रिलेशन ना। आ जाओ, अब देखो म्यू ए का वैल्यू पता है कितना हो जाएगा 2, सही है। म्यू बी का वैल्यू निकालना है ना। वी बी की बात करें तो वी बी अपॉन वी ए का देखो रेशियो दिया है, डायरेक्टली यही पुट कर दो, वैल्यू वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि वैल्यू डालेंगे तो फिर वी बी का वैल्यू पता होना चाहिए, हमको सीधे रेशियो दिया है वही डाल देते हैं, तो उल्टा करके डालना होगा तो 5/4 हो जाएगा, सही है। तो मेरे पास म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 × 4 है ना, दैट इज 8/5, सही है क्या। 8/5 इसको डिवाइड कर लो, वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से 3 और 3 आएगा तो ये 1.6 हो जाएगा म्यू बी का वैल्यू, सही है। ये आपका वैल्यू हो जाएगा म्यू बी का, ये म्यू ए का आ गया वैल्यू और यहाँ पर आपका म्यू बी का वैल्यू आ गया है, तो हमने निकाल लिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए मीडियम का और बी मीडियम का, दोनों का ही। तो आई होप तुमको इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा कैसे तुमको फॉर्मूला इंटरप्रेट करना है, कैसे लगाना है। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, बस तुमको लगाने आना चाहिए, क्वेश्चन कर करके तुम इसको सीख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक की सारी चीजें कंप्लीट कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे के टॉपिक को भी देखेंगे। थैंक यू।